आज नादाब 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। सिफारतकार दिव्यानी के मामले पर अमेरिका का अड़ियल रवैया, केस वापस लेने से किया इनकार। चंडीगढ़ पुलिस के एहलकार 17 साल लड़की आबरूरेजी मामले में फंसे, 4 एहलकार मुअत्तल। आदर्श सोसाइटी घोटाला जांच रिपोर्ट महाराष्ट्र असेंबली में आज की जाएगी पेश। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के कैंपों में बच्चों की अमवात का मामला, हुकूक इंसानी कमीशन की टीम आज फिर करेगी दौरा। और यूपी के बनारस में आज नरेंद्र मोदी की रैली, 5 लाख लोगों की शिरकत का बीजेपी का दावा। हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी मामले पर हिंदुस्तान के मुतालबात का अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ा है। अमेरिका ने इस मामले पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है और यही नहीं, अमेरिका ने दिव्यानी के खिलाफ इल्जामात भी वापस लेने से साफ तौर पर इनकार किया है। अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान मैरी हाफ ने वाज़ेह कर दिया कि हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े पर लगे इल्जामात इंतहाई संगीन है और ऐसे इल्जामात को अमेरिका में काफी संजीदगी से लिया जाता है, लिहाजा इल्जामात वापस लेने पर गौर किए जाने की बात दुरुस्त नहीं है। उधर अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान मैरी हाफ ने कहा कि अमेरिका की कोशिश ये है कि इस मामले पर माहौल में आई गर्माहट में नरमी लाते हुए कानूनी अमल को चलने दिया जाए। Every year, in diplomatic notes to every country that has diplomats here throughout the world, that there are obligations they have for their staffs when they bring them to the United States. We make those obligations very clear, and we take any allegations that they haven't done so very seriously. So certainly there's no discussion like that going on. We just want the process to move forward. उधर मरकजी वजीर कमलनाथ ने एक बार फिर अमेरिका से दिव्यानी के साथ किए गए नाजिबा सलूक पर माफी मांगने और केस वापस लेने का मुतालबा किया है। हमें स्वीकार नहीं है और स्पष्ट माफी मांगनी चाहिए और चार्जेस ड्रॉप करने चाहिए। ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है भारत के साथ, ये हम किसी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका को समझना है कि दुनिया बदल गई है, समय बदल गया है और भारत बदल गया। वजारत खारजा ने दिव्यानी खोबरागड़े मामले पर अमेरिकी वकील प्रदीप भरारा के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद अकबरुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी अटॉर्नी के बयान को हिंदुस्तान के कानूनी निजाम में दखलंदाजी करार दिया। वजारत खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि दिव्यानी के साथ जो सलूक अमेरिका में हुआ वो वियना कन्वेंशन की खिलाफवर्जी है। We need to the simple fact that there is only one victim in this case. That victim is Devyani Khobragade, a serving Indian diplomat on mission in the United States. The action taken against her was not in keeping with the Vienna Convention. There were no courtesies in the treatment that was meted out to the diplomat under the normal definition of that word in the English language. The statement includes remarks about equality before the law of both the poor and the rich. Not only is this a rhetorical remark that is not conducive to resolving inaccuracies, it is also not a feature of the law that is exclusive to the office of the Manhattan U.S. Attorney. उधर अमेरिका में दिव्यानी के साथ बदसलूकी मामले पर समाजवादी पार्टी काफी फिक्रमंद है। यूपी के काबीनी वजीर आजम खान ने दिव्यानी को रामपुर से चुनाव लड़ने की दावत तक दे डाली है। आजम खान ने कहा है कि वो दिव्यानी को समाजवादी पार्टी से टिकट दिलवाएंगे और उन्हें पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे ताकि उनकी आवाज अमेरिका तक पहुंच सके। देते हैं अपनी बहन को कि वो नौकरी छोड़ें, हिंदुस्तान वापस आए और उस पार्लियामेंट में जाकर बैठे हैं जहां की आवाज अमेरिका के कानों तक पहुंचेगी। हम उन्हें रामपुर से चुनाव की दावत देना चाहेंगे और इसके लिए हम अपने नेताजी को भी तैयार करेंगे और देवयानी जी को इस भरोसे के साथ कि अगर हम अपनी कोशिशों से किसी फिल्म अदाकार को पार्लियामेंट भेज सकते हैं तो वो तो इस वक्त हमारे पूरे राष्ट्र के लिए एक इज्जत का मकाम रखती हैं और उनको ये दर्जा मिलना ही चाहिए।
अब रुख करेंगे कुछ और खबरों का। चंडीगढ़ में इस्मतदरी का एक सनसनीखेज वाक़या सामने आया है। इस मरतबा कानून के रखवालों ने ही इस्मतदरी जैसी शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। खड्डा लोहारा इलाके में चंडीगढ़ के पुलिस कांस्टेबलों ने 2.5 माह तक एक 17 साल लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। बताया जाता है कि लड़की ने अपना घरेलू झगड़ा सुलझाने के लिए पुलिस को बुलाया था और बाद में एक कांस्टेबल ने लड़की को बहाने से बुलाकर उसकी इस्मत तरी की। इसके बाद उसके दीगर साथियों ने भी लड़की की इस्मत तार की। बीजेपी के मकामी लीडर की मदद लेकर लड़की के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस सिलसिले में महकमा पुलिस ने 4 कांस्टेबल्स को मुअत्तल कर दिया है। 2 कांस्टेबल्स की गिरफ्तारी की भी खबर है, जबकि 1 लापता है। मरकजी हुकूमत खातून वकील इंटर्न के साथ दस्तदराजी के मामले में फंसे जस्टिस ए.के. गांगुली को हटाने के लिए सदारती रेफरेंस का सहारा ले सकती है। इस मामले पर वजारत कानून और वजारत दाखिला के बीच इत्तिफाक राय पाया जाता है। जस्टिस ए.के. गांगुली मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के ओहदे से मुस्ताफी होने से इनकार करते आ रहे हैं, लेकिन रोज बरोज उनके इस्तीफे के लिए दबाव भी बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत एक खातून वकील के साथ दस्तदराजी मामले पर जस्टिस ए.के. गांगुली को मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटाने के लिए सदारती रेफरेंस का सहारा ले सकती है। वाज़ेह रहे कि एक खातून वकील के साथ नाशाइस्ता बर्ताव के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जस्टिस गांगुली को कसूरवार पाया था। जराये का कहना है कि वजारत कानून और वजारत दाखिला इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पहली नजर में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज के खिलाफ केस बनता है। इस मसले पर कानूनी राय के हुसूल के लिए मामले को अटॉर्नी जनरल जी.ई. वाहनवटी के सुपुर्द किया गया है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की जानिब से सदर जमहूरिया को मकतूब रवाना करने के बाद हुकूमती सतह पर इस मामले में सरगर्मियां तेज हो गई थीं। ममता बनर्जी ने अपने मकतूब में जस्टिस ए.के. गांगुली को मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के ओहदे से हटाने का मुतालबा किया था। मामला सदर जमहूरिया के पास पहुंचने के बाद वजारत दाखिला ने इस मामले को वजारत कानून के सुपुर्द किया था। सदारती रेफरेंस के सिलसिले में काबीना की मंजूरी के बाद इसे सदर जमहूरिया के पास रवाना किया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ हुकूक इंसानी एक्ट से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि NHRC का चेयरमैन, मेंबर या फिर रियासती सतह के हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन को सदर जमहूरिया के हुक्म से ही हटाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि वो 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पर दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा देने वाले आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले की जांच रिपोर्ट आज महाराष्ट्र असेंबली में पेश की जाएगी। महाराष्ट्र असेंबली की मौसम सरमा के इजलास का आज आखिरी दिन है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान ने ऐलान कर दिया था कि रिपोर्ट को असेंबली में जुमे के रोज पेश किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट असेंबली में रिपोर्ट पेश करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दे चुका है, लेकिन इसकी पेशी में हुकूमत की जानिब से आनाकानी की जाती रही है। अपोजिशन के दबाव और अदालती हिदायत के पेश नजर हुकूमत ने रिपोर्ट को इजलास के आखिरी रोज पेश करने का फैसला किया है। उधर बीजेपी ने आदर्श रिपोर्ट इजलास के आखिरी रोज पेश करने के हुकूमत के फैसले की नुक्ताचीनी की है। उसका कहना है कि हुकूमत रिपोर्ट पर बहस से बचना चाहती है। बीजेपी ने रिपोर्ट पर बहस की मांग की है। कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी एक्ट में जैसा कहा गया है कि विधान भवन में विधिमंडल सेशन में ये रिपोर्ट विद एटीआर रखकर उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आदर्श का घोटाला ऐसा घोटाला कि जिसने महाराष्ट्र में एक भूचाल आया था, मुख्यमंत्री को जाना पड़ा था, और इसलिए इस भ्रष्टाचार में ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, डिफेंस के लोग ऐसे सब मिले थे, और इसलिए आम महाराष्ट्र के आदमी की स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस पर चर्चा हो और जो दोषी है, उन दोषी पॉलिटिशियंस हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, उन पे क्रिमिनल केस दायर होनी चाहिए और स्वाभाविकता उनको आगे जाकर सजा होनी चाहिए, और इसलिए आज हम उस पर चर्चा की मांग करेंगे। उधर एनसीपी ने आदर्श रिपोर्ट पेश करने के हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। द्वारा विधानसभा में आश्वासन दिया गया कि आदर्श कमीशन की रिपोर्ट रखी जाएगी। आज फिर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज ये रिपोर्ट रखी जाएगी, लेकिन विपक्ष को सिर्फ इसे हथियार बना के सरकार को बदनाम करना या पॉलिटिकल माइलेज लेना, इसलिए इस तरह से सदन चलने नहीं दे रही है। अध्यक्ष ने अगर चेयर से कहा है कि आज रिपोर्ट पेश होगी, तो निश्चित रूप से सरकार रिपोर्ट और एटीआर आज पेश करेगी, ऐसा आश्वासन सरकार ने दिया है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि कांग्रेस और एनसीपी के नजरियात में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए दोनों पार्टियां चुनाव भी मुत्तहिद होकर लड़ेंगी। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने सीटों की तकसीम के मामले पर एनसीपी के साथ समझौता हो जाने की उम्मीद जताई है। लेकिन अभी भी जो कांग्रेस कल्चर है वो दोनों पक्षों में एक जैसा है, और इसीलिए हमने 99 में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हम एक साझा गठबंधन बना के हम लड़ते हैं। अब की बार भी वैसे ही लड़ेंगे, और सीट शेयरिंग फॉर्मूला की बात ठीक है, आप सबको कुतूहल है, लेकिन हम आपस में समझौता कर लेंगे और चुनाव लड़ेंगे, और मैं समझता हूं कि पहले से अच्छा हमारा प्रदर्शन होगा। और अब रुख करेंगे यूपी का, जहां के रिलीफ कैंपों में पनाह लेने वाले मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के हालात का जायजा लेने के लिए हुकूक इंसानी कमीशन का एक वफ्द आज मुजफ्फरनगर का दौरा करने वाला है। कैंपों का दौरा करने वाले वहां पनाहगजीन लोगों की हालत को नाकाबिले बयान बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर फसादात के बाद राहती कैंपों में पनाह लेने वालों की हकीकी सूरत हाल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आ चुकी है। वहां बुनियादी सहूलतें भी फराहम नहीं की जा रही हैं। फसादात को पूरे 4 महीने गुजर गए हैं, लेकिन हजारों अफराद जिनमें अक्सरियत ख्वातीन और बच्चों की है, कोई पुरसाने हाल नहीं। हालत इतनी संगीन है कि बच्चों की अमवात हो रही हैं और हुकूमत सिर्फ वादों पर तकिया कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद मरकजी हुकूक अतफाल और हुकूक इंसानी कमीशन ने राहती कैंपों का दौरा किया। अब हुकूक इंसानी कमीशन एक मरतबा फिर इन कैंपों का दौरा करने वाला है। Muzaffarnagar relief camp, we are even again our team we are thinking of visiting. Thank you. I may visit because some of the children have died. We are very sorry to hear the. Sir, one last question. Do you think Muzaffarnagar relief camp incident failure of UP government? That's not proper for me to say. सर्दी का मौसम है और शुमाली हिंद में कड़ाके की सर्दी होती है। शदीद सर्दी के मौसम में ये मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मीडिया के बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद रियासत के जिम्मेदार वुज़रा के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। क्या कहते हैं शिवपाल यादव, आप भी सुनिए।
कैंप लगा दिए गए हैं। सभी कैंपों में व्यवस्था करवा दी है, दवाई की कैंप लगा करके डॉक्टर उपस्थित और सभी सुविधाएं कम्बल रजाई से लेकर के सभी व्यवस्था करा दी है। और भी अगर जरूरत पड़ेगी जहां पर भी हमें पूरी व्यवस्था सरकार कर देगी। जबकि रिलीफ कैंपों का दौरा करने वालों ने आंखों देखा हाल सुनाया। मैं परसों मुजफ्फरनगर गया और मैंने वहाँ कई कैंपों में जाके वहाँ का मुआयना किया और देखा उन लोगों को। बहुत बुरा हाल है लोगों का। गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट खाना दे रही थी सरकार, वो भी बंद कर दिया गया है। और अब लोग बाहर से, या तो जो लोग बाहर से लेके आ रहे हैं या कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने खाने का इंतजाम कर रहे हैं। दूध भी बंद कर दिया गया है, बच्चों के लिए दूध भी नहीं है वहां पर। अभी वहाँ जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है कि बच्चे बीमार हैं, सही मानों में वहाँ डॉक्टरों का भी इलाज इंतजाम नहीं है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने फसाद मुतासरीन के आंसू पोंछने के लिए बुलंदबांग दावे किए थे, लेकिन इब्तदाई इमदाद के बाद हुकूमत ने आंखें फेर ली। समाजी कारकुनों का कहना है कि रियासती हुकूमत की सर्दमहरी पर मरकज की खामोशी भी मानी खेज है। ईटीवी न्यूज मेरठ। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे ईटीवी नुमाइंदे विनेश पंवर। जी विनेश, आखिर हालात इतने जो हैं वो बदतरीन हो चुके हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन को दोबारा वहां पर जाने की जरूरत महसूस हो रही है। आप वहां क्या देख रहे हैं, क्या अपडेट है? विनेश, आप तक हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, लगता है कि हमारे नुमाइंदे से अभी राब्ता नहीं हो पाया है। हम दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। और अब हम आपको बताएं कि वज़ारत उज़्मा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज बनारस में हैं। वो वहां एक रैली से खिताब करेंगे। खजूरी में होने वाली इस रैली में शामिल होने के लिए लोगों के आने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। रियासती बीजेपी का दावा है कि इस रैली में 5 लाख लोग शरीक होंगे। इस रैली को कामयाब बनाने के लिए रियासती बीजेपी लीडरों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मोदी 1 बजे रैली के मुकाम पर पहुंचेंगे। पटना रैली में सिलसिलेवार बम धमाकों के मद्देनजर जिला इंतजामिया खासी चौकसी बरत रही है। सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। आसपास के 10 जिलों के पुलिस एहलकारों को रैली के मुकाम पर तैनात किया गया है। उधर गुजरात में खातून की जासूसी के मामले पर बीजेपी जांच से इनकार करती रही है। तमाम अपोजिशन जमातें मुसलसल जांच का मुतालबा करती रही हैं। जेडीयू लीडर शिवानंद तिवारी का कहना है कि अगर इस मामले में नरेंद्र मोदी का कोई रोल नहीं है तो फिर वो जांच से कतरा क्यों रहे हैं। और बाकी सारे जो सबूत हैं वो बता रहे हैं कि नहीं साहब, ये जांच की गुंजाइश है। तो जांच कराने में इतराज क्यों हो रहा है भाई? सांच को आंच क्या, ये कहावत है। अगर ये बात गलत है तो मोदी जी और निखर करके सामने आएंगी। लेकिन अगर ये बात सही है तो सिर्फ इसलिए कि वो बहुत लोकप्रिय हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये तर्क, ये दलील जो है समझ में आने वाली बात नहीं। और नाज़रीन, मुजफ्फरनगर के हालात का जायजा लेने के लिए हुकूक इंसानी कमीशन आज फिर से कैंपों का दौरा कर रहा है। इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे विनेश पंवर। जी विनेश, आखिर एक बार फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन को मुजफ्फरनगर का दौरा करने की जरूरत महसूस हुई है। हालात इतने जो है वो खराब हो चुके हैं कि एक बार फिर वहां जाने की नौबत आई है। अपडेट बताइए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुजफ्फरनगर की बात करें या शामली की बात करें, राहत शिविरों की स्थिति बेहद बद से बदतर है। मुजफ्फरनगर दंगों को अभी 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 100 दिन के बाद की जो स्थिति है वो अगर राहत कैंपों में जाकर देखें तो लगभग ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहां जो लोग रह रहे हैं, जो पीड़ित वहां रह रहे हैं, वो इस कड़कड़ाती सर्दी में रात काट रहे हैं। खाने के लिए उनके पास कोई ढंग से खाना नहीं है, रहने के लिए उनके पास मकान नहीं है, वो झोपड़ियों में रह रहे हैं जो कि रात को जब पाला पड़ता है ऊपर से वो टपकने लगती है। तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। आज मुजफ्फरनगर में और शामली में दोनों जगह टीम पहुंचेगी, 3 सदस्य टीम पहुंचेगी जो कि जांच करेगी दोनों जगह। सबसे पहले शामली जाएगी और शामली मलकपुरा कैंप का दौरा करेगी, उसके बाद
मुजफ्फरनगर के लोई राहत शिविर कैंप में जाकर जांच करेगी पूरे मामले की। जीवनीश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो जो यूपी की हुकूमत है उसके अधिकारी बार बार ये कह रहे हैं कि वहां कोई कैंप ही नहीं है, वहां इस तरह का कुछ भी देखने में नहीं आ रहा, लेकिन जो तस्वीरें कहानी बयान कर रही हैं वो बिल्कुल अलग है। ग्राउंड रियलिटी जो है वो आप खुद वहां देख रहे हैं, उसके बारे में जरा बताइए। अच्छा हिना, एक बात बताइए, क्या प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की आवश्यकता होती है? बिल्कुल तस्वीरें एकदम स्पष्ट है, तस्वीरें एकदम सब बताने के लिए साफ कर देती हैं कि वहाँ क्या कैंप चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। और ये तमाम जो तंबू देख रहे हैं, लगभग 3,500 लोग इस समय इस लोई राहत शिविर कैंप में रह रहे हैं। और इनकी जो हालात है वो हालात जो उनके नजदीक जाकर जो बेहतर तरीके से मैं देख पाया हूँ, उसके साथ साथ तस्वीरों से भी कुछ जो लोग तस्वीरों को देख रहे हैं वो भी हालातों को देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से वहां रह रहे हैं, किस तरीके से उनके जो खाना खा रहे हैं वो पेट किस खाने से भर रहे हैं। मतलब समझ से परे है कि शासन और जो शासन है और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस बात को क्यों छुपा रहे हैं कि वहां पर राहत शिविर नहीं चल रहा है। राहत शिविर भी चल रहा है और राहत शिविर में लगभग 3,500 लोग भी रह रहे हैं जो कि रात को गर्म कपड़ों से को लेकर भी परेशान है। उनके पास ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, सर्दी में वो रात काट रहे हैं। उसके साथ साथ खाने के लिए उनको दर ठोकरें खानी पड़ रही है। वो लगातार जो मजदूर हैं कुछ मजदूरी कर ले आते हैं, या तो उससे अपने घर का गुजारा करते हैं या आसपास के लोग मदद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग परेशान हैं। 100 दिन बीत चुके हैं दंगों को, उसके बावजूद भी राहत शिविर लगातार चल रहे हैं। सरकार के शासन की बात करें तो शासन ने मुआवजा जरूर देने की बात की थी कि इन्हें कि दोबारा से इनको स्थापित किया जाए। जो राहत शिविर में लोग रह रहे हैं इनको 5-5 लाख रुपए दिया गया था और लगभग अभी तक अगर बात करें तो 43 करोड़ 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जा चुका है। मगर कल राहत शिविर में जब हमने दौरा किया, वहां हमारे सामने सैकड़ों ऐसे लोग नजर आए जिनको मुआवजा मिला ही नहीं और वो मुआवजे का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। जीवनीश, आपसे अब आखिरी बात ये जानना चाहेंगे कि बड़ों को छोड़ दीजिए, बुजुर्गों को छोड़ दीजिए, बच्चों की जो वहां हालत है वो बेहद खराब हो चुकी है। खासतौर से मौसम जो है वो यूपी का इस वक्त एकदम सर्द हो चुका है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनके ओढ़ने के लिए, खाने पहनने की बात तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, उनकी बीमारी के इलाज तक के लिए दवाएं नहीं है। उसके बावजूद इस तरह का गैर इंसानी सुलूक या इस तरह के बयानात जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से सामने आ रहे हैं, तो इस पर आखिर क्या कहा जा सकता है? क्योंकि इस तरह की बात जो है वो हम तस्वीरों में देख रहे हैं। वहां जो भी मीडिया वाले जा रहे हैं उनका यही कहना है कि तस्वीरें अलग कहानी बयान कर रही हैं, तो आखिर बच्चों की तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही है? बिल्कुल ही ना, आपके सवाल का एकदम जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब कल राहत शिविर में मौजूद रहा, मैंने कई घंटे वहां बिताए। उसी बीच में मेरी बात जब हो रही थी तो एक व्यक्ति ने बड़ा दिल को झंझोड़ने वाली एक ऐसी बात कह दी कि 5 लाख रुपए मुआवजा क्या आपको मिला है? मैंने सिर्फ ये सवाल किया था। उस लड़के का नौजवान था, उम्र उसकी सिर्फ 20 साल के आसपास थी। उसका जो जवाब था वो वाकई, उस जवाब को सुनने के बाद ऐसा लगा कि हाँ वाकई इनको यहाँ परेशानी है। उसका साफ तौर पर कहना था कि 5 लाख रुपए जो शासन हम लोगों को दे रहा है और लोग खुद कोठियों में रह रहे हैं, मकानों में रह रहे हैं, वो लोग आकर हमारी तरह इन झूपड़ियों में आकर रहकर देंगे, हम इकट्ठे कर उनको 10 लाख रुपए देने को तैयार है। यानी कि वहां की जो वहां रह रहा है उसको उस दर्द का पता है, उस पीड़ा का पता है। हम सिर्फ उस दर्द और उस पीड़ा को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं शासन को, लेकिन फिर भी शासन क्यों यहाँ के अधिकारियों के कहे अनुसार कह रहा है कि वहां शिविर नहीं चल रहे हैं, वहां लोग परेशान नहीं है। बच्चों की हालत आप देखिए, बच्चे इतने परेशान है कि उनके परिवार वालों का यही कहना है कि हाँ ये जरूर है कि जिला प्रशासन की तरफ से वहाँ एक डॉक्टरों की टीम जरूर बैठी हुई है देखने के लिए कि हाँ यहाँ डॉक्टरों की टीम है, मगर बुखार होता है, सर्दी जुकाम होता है, निमोनिया होता है या लूज मोशन होते हैं, दवाई सबको एक ही दी जाती है, फिर असर कैसे होगा? बच्चे जितने भी वहाँ बच्चे हैं, कई दर्जनों बच्चे वहाँ इस समय बीमार है, जिनकी तस्वीरें हमारे कैमरे में भी है और उनके परिजनों के इंटरव्यू हमारे कैमरे में मौजूद है। उनकी दवाइयां, जो वो दवाई उनको खाने और पीने के लिए दी गई थी, वो भी हमने कैमरों में कैद की है। यानी हर परिवार का यही कहना है कि लगभग 3-4 दिन तक जब बच्चा बीमार होता है और असर नहीं होता, सबको दवाई बुखार की भी वही दी जाती है, नजला जुकाम की भी वही दी जाती है, तो उसके बाद तंग आकर के ये अपने बच्चों को कहीं और दिखाने के लिए जाते हैं, तब उनको हल्का फुल्का रिलीफ मिलता है। लेकिन उससे बड़ी मुसीबत तब आन खड़ी होती है जब इन
बच्चों को लेकर किसी अन्य डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है, किसी अन्य चिकित्सक को दिखाने के लिए ले जाया जाता है और तब उनके जेब में पैसे नहीं होते, तो उस स्थिति में उस माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी आप जरा जी। तो हालात वहां बेहद खराब हो चुके हैं और सरकार के दावे जो हैं वो बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। विनीश, इस तमाम तफसीली जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे जो कि मुजफ्फरनगर कैंपों का हमें सीधा हाल बता रहे थे। आज NHRC की टीम जो है वहां का दौरा करने वाली है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। प्री फैब्रिकेटेड घर देकर सरकार ने पीड़ितों को दिया आशियाना। 2 लाख के मुआवजे की अतिरिक्त राशि को बढ़ाकर किया 7 लाख। तबाह हुई फसलों से निराश किसानों का सरकार ने थामा हाथ। उचित मुआवजा मिलने से किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। आपदा में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने हमें उसका मुआवजा दिया, जिसके लिए हम राज्य सरकार का धन्यवाद देते हैं। 1 जून 2013 से 31 मार्च 2014 तक प्रभावित परिवारों के विद्युत बिल और जलकर को सरकार ने किया माफ। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है अपने बिजली और पानी का बिल माफ करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा से क्षतिग्रस्त 2420 मार्गों में से 2402 मार्गों को खोल दिया गया। खुशहाल उत्तराखंड का पुनर्निर्माण संकल्प है हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। जनूबी सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के एक बेस पर बागियों ने हमला किया। इस कैंप में मकामी लोगों ने पनाह ले रखी थी। इस हमले में हिंदुस्तान के 3 अमन फौजी भी हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के अड्डे पर 40 से 43 हिंदुस्तानी फौजी भी तैनात थे। मौसूला खबरों के मुताबिक जनूबी सूडान की शूरज़दा जोंगलाई रियासत में हमलावरों ने अक़वाम मुत्तहिदा के अड्डे को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा की मिशन ने इस हमले की पुरजोर मजम्मत की है। वाज़ेह रहे कि शूरिश के सबब कुछ ही अरसे पहले जनूबी सूडान आलमी नक्शे पर उभर कर आया है। सदर बराक ओबामा और अमेरिकी कांग्रेस के दरमियान ईरान पर इम्कानी पाबंदियों के बिल पर इख्तिलाफात सामने आ गए हैं। अमेरिकी कांग्रेस ईरान पर मजीद पाबंदियों के हक में ऐवान में एक बिल को मंजूर कराना चाहती है, ताहम अमेरिकी सदर इस बिल को वीटो कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने इस ज़िम्न में कांग्रेस को खबरदार किया है कि ईरान पर नई पाबंदियों से सिफारती कोशिशों पर असर पड़ सकता है और मुजव्वज़ा न्यूक्लियाई मुआहदा मुतासिर हो सकता है। सीनेट के मुताबिक अगर ईरान गुज़िश्ता माह हुए अबूरी मुआहदे की खिलाफवर्जी करता है या फिर हतमी मुआहदा नहीं हो पाता तो तेहरान पर ताज़ा पाबंदियां आयद की जा सकती। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम